मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। जब युद्ध होते हैं तो युद्ध के कुछ परिणाम के पहले रिपरकर्शंस भी होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे प्रतिरोध भी होते हैं जिन्हें आना अवश्य संभावी माना जाता है। मैं कुछ आपको पुरानी घटना एक बार याद करा दूं, फिर हम इस सेशन में एंट्री करेंगे। आपको यदि याद हो तो जब गाजा पट्टी और इसराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, उस समय पर यमन ने इसराइल के खिलाफ एक्शन लेते हुए, या कहिए कि गाजा का साथ देने के लिए रेड सी से जा रहे जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। एनीवे, अब डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो गया है इसराइल और ईरान के बीच में। ऐसे में जिस तरह की लोकेशन यमन के पास थी बाबे मंडल को लेकर, ऐसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के लोकेशन है ईरान के पास। साथियों, ये एक मैप है जिसे आप देखें तो समझ पाएंगे कि ये जो फारस की खाड़ी आपको दिख रही है, इस फारस की खाड़ी के किनारे पर ये जो गेट बना हुआ है जिससे अरब सागर में एंट्री होती है, इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बहुत ज्यादा हद तक जो एरिया कंट्रोल किया जाता है वो ईरान द्वारा है। ऐसे में क्या हो अगर जिसको सीख दे चुका था ये यमन, उसने बाबे मंडल को परेशान किया था, यहां तो ये खुद निशाने पर है, अगर ये यहां पर रोक दे तो इसका असर क्या होगा। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि भारत के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, और भारत जो 84% तेल यहां से मंगाता है, ऐसे में भारत के तमाम जितने भी देश यहां से सामान मंगा रहे हैं, जो मिलियन बैरल पर डे के आसपास इंपोर्ट कर रहे हैं, उनका प्राइस कितना बढ़ सकता है। मैप को अगर और विस्तार से देखें तो ये फारस की खाड़ी, और ये फारस की खाड़ी के किनारे बसे सारे देश, उनमें प्रमुख देश सऊदी, कतर, यूएई, बहरीन, इराक, ये सब, ईरान, ये सब के सब जो देश हैं ये फारस की खाड़ी के अराउंड, और इनके मुहाने पर बचा हुआ ये जो स्ट्रेट है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर इसे चोक कर दिया जाए तो फिर असर क्या होगा। हालांकि हम आगे बढ़ें उससे पहले ही आपको पहले ये जानकारी देना उचित समझेंगे कि फारस की खाड़ी से भारत समेत चीन और जापान के एशियाई देशों का अधिकतम ऑयल इंपोर्ट होता है। दुनिया में होने वाले कुल ऑयल ट्रेड का लगभग 20% ट्रेड यहां से होता है। भारत के ऑयल ट्रेड का मेजर हिस्सा इस पर्शियन गल्फ से होकर आता है। ऐसे में दुनिया के ऑयल की लाइफलाइन कही जाती है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर कुछ भी दिक्कत यहां खड़ी होती है तो 20% रास्ता बंद होने, 20% जो ऑयल सप्लाई है वो बाधित होगी, और उसके बाधित होते ही डिमांड और सप्लाई गड़बड़ा जाएगी। डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई घटेगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। आज के सेशन में बताएंगे कि ये प्राइसेस कहां तक जा सकते हैं। अब सवाल बनता है, आफ्टर ऑल ऐसी चर्चाएं हो क्यों रही हैं। इसके बीच में ईरान की तरफ से जो मीडिया हाउसेस हैं उनमें लिखा जा रहा है कि ईरान ने थ्रेट किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक सकता है इजराइल के साथ कन्फ्लिक्ट होने पर। यही कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय पर सबसे ज्यादा चर्चित जगह बन चुकी है। अगर ये ब्लॉक होती है तो इसकी वजह से क्या असर पड़ेगा, आज के सेशन में हम और विस्तार से इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आइए साथियों, आगे बढ़ते हुए चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस तरह से खास है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की जब चर्चा रखी, तत्काल प्रभाव से यह सूचना जन जन तक पहुंच गई। पहुंचने के साथ साथ चिंता यह सताने लगी कि कहीं ईरान इसे बंद करके अपने साथ में इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, इनको अपनी दुश्मनी में तो खड़ा नहीं कर लेगा। लेकिन दुश्मनी की जहां तक बात हो तो ईरान इनके साथ में यह भी मैसेज दे सकता है कि हमें सबको सॉलिडरिटी के साथ रहना है। रास्ता अगर हम लोगों ने बंद कर दिया तो ही अमेरिका हमारे सामने झुकेगा, अदरवाइज नहीं। हालांकि इस रास्ते से अमेरिका का ट्रेड प्रभावित नहीं होता है, लेकिन फिर भी अमेरिका दुनिया में प्राइस को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल के व्यापार को निर्बाध रूप से चलाई रखने के लिए अपनी सेना को खड़ा रखता है। क्योंकि अमेरिका ने इन देशों को समझा रखा है, इराक, कुवैत, सऊदी जैसे देशों को यह समझा रखा है कि आप लोगों का तेल बिकेगा तो आपकी इकोनॉमी चलेगी,
और आपके तेल को बिकने में अगर कोई बाधा खड़ी कर सकता है तो वो ईरान है। ऐसे में ईरान को अगर हम रोकने दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो आप सबकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों के व्यापार की सुरक्षा करूं। यही कहते हुए अमेरिका ने इन सभी देशों में लगभग अपने द्वारा बेसेस बनाए हुए हैं, या तो एयर बेस है या नेवल बेस है या आर्मी है, वो इन इन कहीं ना कहीं पॉइंट्स पर उपलब्ध रहती है। अब मैं आपको एक बार जहाजों का यहां से जो दौर है वो दिखाता हूं। ये दुनिया भर के जहाज हैं जो हमने आपके सामने वेसल फाइंडर नाम की वेबसाइट से लिए हैं। इतने सारे जहाजों को आप यहां पर ट्रैक कर सकते हैं। बकायदा ये जो वेबसाइट है ये जहाजों को ट्रैक, जैसे आप ट्रेन को ट्रैक करते हैं ऐसे जहाज को ट्रैक करने में इस्तेमाल की जा रही वेबसाइट है। कहा जाता है यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार कि 20% जो ग्लोबल ऑयल कंजप्शन है वो इस स्ट्रेट के माध्यम से फ्लो होता है। ये दुनिया के महत्वपूर्ण ट्रांजिट चोक पॉइंट में से एक है। देखिए यहां पर एक जानने योग्य बात और भी है, और वो ये है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित होती है, यानी कि ये वाला जो पर्शियन गल्फ है इसका जो रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के इंडियन ओशन में आ रहा है, अगर ये रास्ता चोक होता है तो यहां से निकलने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मतलब तेल के लिए तो फिर भी चलो यूएई के अंदर से टैंकर दाएं बाएं ट्रेन चला के ले आओ, लेकिन इसके अलावा कोई पाइपलाइंस ऐसी नहीं है जो दुनिया भर में तेल और गैस पहुंचा सकें। ऐसा अभी तक उपलब्ध संसाधन जानकारी नहीं है। इसलिए इस जगह से चिंताएं बहुत बढ़ रही हैं, और चिंताओं में ना केवल हमारी चिंता बल्कि चाइना की चिंता, जापान की चिंता, क्योंकि हमारा तेल यहीं से होकर आता है। अगर आप ऊपर से इसको देखें, जैसे कभी हम दुबई की यात्रा पर जब जा रहे होते हैं तो समुद्र में चलते हुए जो जहाज हैं वो बिल्कुल जैसे मछलियां तैर रही हो ऐसे ऊपर से दिखाई देते हैं। शायद आप लोग भी इस दृश्य से रिजेम्बलेंस को पकड़ पा रहे हो कि जहाज की डेंसिटी यहां पर कितनी ज्यादा दिखाई देती है। कहने के लिए तो इतना ही है कि यहां से भारत, चाइना और जापान का 70% ऑयल आता है, लेकिन वो भी पूरी दुनिया के 20 से 30% ट्रेड के बराबर है। 3000 शिप नेचुरल गैस के यहां से गुजरते हैं। अगर ऐसे में इस रास्ते को बाधित कर दिया जाए तो निश्चित ही ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ऑयल प्राइसेस भी और गैस प्राइसेस भी बढ़ करके ज्यादा हो जाएंगे, यह जानकारी निकलकर यहां पर आती है। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि भारत के लिए यह कितना इंपॉर्टेंट है, और भारत जो 84% तेल यहां से मंगाता है, ऐसे में भारत के तमाम जितने भी देश यहां से सामान मंगा रहे हैं, जो मिलियन बैरल पर डे के आसपास इंपोर्ट कर रहे हैं, उनका प्राइस कितना बढ़ सकता है। तो एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग, एक गोल्डमैन सैक्स नाम की जो कंपनी है उसके अकॉर्डिंग, अगर यह रास्ता पूरी तरह बाधित होता है तो आज जो तेल का भाव चल रहा है वो है $69.15 प्रति बैरल। बोले अगर यह रास्ता बाधित होता है तो तेल के प्राइसेस पहुंच जाएंगे $100 प्रति बैरल, और यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। मतलब आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए कि दो देश का संघर्ष हुआ। यह बात इस तरह से और भी रिलेट की जा सकती है कि जब इराक ईरान के बीच में गल्फ वॉर हुआ था, उस समय भारत को तेल का बड़ा संकट खड़ा हो गया था। मतलब भारत की मंदी का एक बड़ा कारण इराक ईरान वॉर भी था। ऐसे में अगर ये दो देश लड़ते रहते हैं और तेल की कीमत जो $70 प्रति बैरल के अराउंड अभी चल रही है, ये बढ़कर के अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स बढ़कर के $100 प्रति बैरल पहुंच जाएगी। इसका मतलब तेल 1.5 गुना महंगा हमें प्राप्त होगा। 1.5 गुना तेल महंगा हुआ, हमारी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, यानी हमारे यहां पर रेल के लिए, अब तो खैर इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हो, लेकिन फिर भी हमारे जितने भी ट्रांजिट ट्रक्स चल रहे हैं या फिर मशीनें जो चल रही हैं उसमें ऑयल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। वो महंगा होते ही ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सीधा असर वस्तुओं की कीमत पर पड़ेगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स पर पड़ेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर पड़ेगा, और महंगाई भारत को बहुत ज्यादा प्रभावित कर जाएगी। इसका मतलब दो देशों का झगड़ना भारत के लिए किस तरह नुकसानदायक है वो मैंने आपको इस आंकड़े से दिखाने का प्रयास किया है। एनीवे, मोस्ट रिसेंटली अगर हम बात करें तो 2019 में इन्होंने इस तरह का ट्राई जरूर किया था कि इजराइल के जो जहाज थे, ईरान वालों ने उन्हें टारगेट करना शुरू किया था, वैसे ही जैसे यमन के अंदर हूतियों ने इजराइल और अमेरिका के जहाजों को टारगेट किया था। एनीवे, अगर ऐसा कुछ होता है तो दुनिया इस चीज के लिए तैयार तो होगी ही। हो सकता है सब कंबाइंड होकर के इस रास्ते की रक्षा करें, क्योंकि केवल भारत के ही हित नहीं, जो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, जिनके पास बेचने के लिए
केवल तेल और गैस है, जैसे कतर केवल गैस एक्सपोर्ट पर टिका है, सऊदी अरब केवल तेल एक्सपोर्ट पर टिका है, अगर ये देश इन दोनों ही एक्सपोर्ट के साथ नहीं रह पाए तो इनकी इकोनॉमी पर भी बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। यही कारण है कि इस रास्ते को सुचारू रखने के लिए निरंतर प्रयास रहेंगे। और आखिर सवाल, क्या ईरान और इराक कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ था 1980 से 1988 के बीच में, उस समय पर भी इस मार्ग को बाधित किया गया था क्या? क्योंकि उस समय भी अमेरिका खड़ा था। आंसर है जी नहीं, उस समय मार्ग को कतई बाधित नहीं किया गया था। ऐसे में इस बार की बाधा होने की संभावना थोड़ी कम ही एक्सपेक्ट की जा रही है, लेकिन फिर भी 900 से अधिक जहाज अगर जीपीएस के सिग्नल खो रहे हैं तो हो सकता है लोग यहां पर रिएक्शन देने आए। लेकिन यहां पर अच्छी बात जो फिलहाल है वो ये है कि अमेरिका इस क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित करता है। ये अमेरिका की प्रेजेंस है जिसे आप देख सकते हैं। यहां पर ये अमेरिका के फाइटर जेट्स आपको खड़े हुए दिख रहे हैं। ये सारे के सारे बेसेस अमेरिकी बेसेस हैं जो इस पूरे सेक्टर के अंदर उपलब्ध हैं। ऐसे में ईरान की फोर्सेस चाहे यहां पर कितनी भी एक्टिवेट क्यों ना हो, लेकिन अमेरिकी फोर्सेस और इन देशों की जो सेनाएं हैं वो भी इसको सुरक्षित करने के लिए निश्चित ही कदम उठाएंगी, ऐसा फिलहाल प्रतीत हो रहा है। हालांकि और युद्ध के अपडेट लगातार आ रहे हैं। मैंने आज के सेशन में बाकी कुछ तो कवर नहीं किया। एक जो सबसे ज्यादा वायरल वीडियो है उसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। ईरान का सरकारी न्यूज चैनल था जो कि इजरायली हमलों पर रिपोर्टिंग कर रहा था। एक एंकर अपने स्टूडियो से, जैसे मैं आपके सामने फिलहाल सेशन कर रहा हूं, ऐसे ही एक एंकर यहां से अपना सेशन कर रही थी, स्टूडियो से अपनी इवेंट को कर रही थी, और अचानक इनके ही ऑफिस में आकर के बम गिरा, मिसाइल गिरी और इनका ऑफिस पूरी तरह तबाह हो गया। यहां पर ये जो आप आवाज सुनते देख रहे हैं ये एंकर छूटकर अभी निकली हैं। थोड़ी ही देर पहले 8:42 के आसपास ये न्यूज वायरल होना शुरू हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथियों से इसे साझा कर लें। थैंक यू सो मच।